स्टूडेंट्स, माई सेल्फ संजय कुमार, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री अपने अपने चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग अपना टॉपिक चल रहा था, उसमें आज का अपना जो टॉपिक होगा वो क्या है? बॉन्ड। टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है और कितने तरीके का होगा, इसके अपन बात करने वाले हैं। तो आज की अपनी हेडिंग क्या रहेगी? टाइप ऑफ ए बॉन्ड। बंध के प्रकार। बंध कितने प्रकार का होता है? विभिन्न तरीके का बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब दो एटम के बीच बात कर लो, उससे अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, किस तरीके से होगा, किस तरीके से एनर्जी उसमें रिलीज होती है या एनर्जी गेन करवाई जाती है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन किस किस प्रोसेस के थ्रू बनता है उसकी अपन बात करेंगे। और बॉन्ड का फॉर्मेशन, अगर बॉन्ड बनेगा तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, कितने प्रकार का होगा, इसकी अपन बात करने वाले हैं। तो आज की हेडिंग क्या है? टाइप ऑफ ए बॉन्ड। अब देखिएगा बच्चों ध्यान से, सबसे पहले बात की जाए बॉन्ड की, तो बॉन्ड दो तरीके का होता है। बॉन्ड दो तरीके का बताया जाता है। एक तो बताया जाता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पर्पल बॉन्ड। एक बताया जाता है वीक बॉन्ड। बॉन्ड कितने टाइप का होता है? दो तरीके का होता है, प्रबल और दुर्बल बॉन्ड। प्रबल और दुर्बल बॉन्ड। अब बात आती है वो कौन कौन से बॉन्ड हैं जो स्ट्रॉन्ग होंगे और वो कौन कौन से बॉन्ड हैं जो वीक होंगे। इसका बेसिकली मीनिंग क्या है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है और वीक का मतलब क्या है? ऐसे बॉन्ड्स जो इजीली क्या नहीं होते, ब्रेक नहीं होते, इजीली ब्रेक नहीं होंगे, इसका मतलब वो क्या है? स्ट्रॉन्ग है। और ऐसे बॉन्ड जो कम एनर्जी पर ही क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? वीक बॉन्ड। या मैं ऐसे बोल दूं, कोई भी बॉन्ड है उसके स्ट्रॉन्ग होने का मतलब क्या है? उसके बीच आकर्षण क्या है? इफेक्टिव है, ज्यादा आकर्षण है। ज्यादा आकर्षण होने की वजह से उस बॉन्ड के अगर उसको ब्रेक करना चाहे उसके लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर वीक बॉन्ड की बात की जाए तो इसके बीच जो आकर्षण होगा वो क्या होगा? दुर्बल होगा। वीक अट्रैक्शन होने की वजह से इस बॉन्ड में अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहे तो इजीली क्या हो जाएगा? ये ब्रेक हो जाएगा, कम एनर्जी पर ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये वीक बॉन्ड होगा। तो वो कौन कौन से बॉन्ड है? सबसे पहले अपन बात करते हैं ऐसे बॉन्ड जो क्या है? स्ट्रॉन्ग। तो फर्स्ट इसमें आता है, फर्स्ट जो बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध। इसको क्या बोला जाता है? स्थिर वैद्युत संयोजी बंध। इसको क्या बोला जाता है? वैद्युत संयोजी बंध। आयनिक बंध को ही क्या बोला जाता है? स्थिर वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। तो इसको अगर बात की जाए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है। सेकंड इसकी कैटेगरी में जो आता है, जो बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा, सहसंयोजक बंध। कौन सा है? सहसंयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक तरीके का क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। थर्ड जो इसकी कैटेगरी में आएगा वो क्या है? उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध, या इसको क्या बोला जाता है? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बंध। फोर्थ जो बॉन्ड होगा जो स्ट्रॉन्ग होगा वो कौन सा होगा? धात्विक बंध। तो ये वो सभी बॉन्ड जो किस कैटेगरी में आते हैं, जिनकी नेचर कैसी होती है? स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्रबल होते हैं। इन सभी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, या मैं कह दूं इनके बीच अट्रैक्शन क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो ये सभी बॉन्ड क्या हैं? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब बात करते हैं वीक बॉन्ड की, दुर्बल बंध। इसकी कैटेगरी में कौन कौन से बॉन्ड आते हैं? सबसे पहले इसमें बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बंध इसकी कैटेगरी में कौन सा आ गया? हाइड्रोजन बंध, जो एक तरीके का क्या है? वीक बॉन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्ड की अगर बात की जाए बाद में वंडरवॉल बॉन्ड। वंडरवॉल बंध
वैन डर वाल बॉन्ड भी क्या होता है, एक तरीके का दुर्बल बंध होता है। इसकी अपन बात करेंगे, डिटेल में इनको पढ़ेंगे। तो ये एक तरीके का क्या है, वीक बॉन्ड, जिसको कम एनर्जी पर ही ब्रेक किया जा सकता है। तो ये बात हो गई टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड दो तरीके के बोले जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। वीक बॉन्ड की कैटेगरी में हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल बॉन्ड। इसकी वन बाय वन अपन बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आयनिक बॉन्ड की, जो एक तरीके का क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। नोट कर लिया आप इसको। तो ज्यादा क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग पूछे जाते हैं, या तो आयनिक बॉन्ड में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या कोवेलेंट बॉन्ड में से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, और वीक बॉन्ड में अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से क्या आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपैरेटिवली अगर बात की जाए तो ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में तो आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड से, और वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसका मतलब ये नहीं कि इनको पढ़ना ही नहीं है, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। बाई चांस अगर क्वेश्चन आ जाता है तो इनसे भी क्या करेंगे, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नोट करें। सबसे पहले बात करते हैं आयनिक बॉन्ड। चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपन आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, विद्युत संयोजी बंध। क्या होता है, कैसे बनेगा, इसके बनने के दौरान क्या क्या प्रोसेस होगी, इन सभी की अपन डिटेल पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहला बॉन्ड कौन सा है, आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले आयनिक बंध। आयनिक बंध इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। स्थिर। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, आयनिक बंध, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड किस तरीके से बनेगा। आयनिक बॉन्ड जो बनता है वो धातु और अधातु के बीच बनेगा। जनरली जो आयनिक बॉन्ड होता है, जनरली जो आयनिक बॉन्ड होगा वो धातु और अधातु के बीच बनेगा। धातु और अधातु के बीच क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। मेटल एंड नॉन मेटल के बीच क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। मेटल एंड नॉन मेटल। अब देखना, अब बात की जाए आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, इसका मतलब आयन का मतलब क्या होगा, धनायन और ऋणायन के बीच अट्रैक्शन से क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है यहाँ पे आयन का मतलब क्या है, धातु और धातु में आयन्स कैसे बनेंगे। देखना, धातु पे, धातु हमेशा ही किस तरीके का चार्ज रखती है, किस तरीके का आवेश रखती है, धनायन। धातु पर हमेशा ही किस तरीके का चार्ज होता है, धनायन होता है। और अधातुओं की अगर बात की जाए, अधातु धनायन भी हो सकती है या ऋणायन भी हो सकती है। धनायन या ऋणायन, धनायन या ऋणायन दोनों टाइप की हो सकती है अधातु। लेकिन धातु पर हमेशा ही किस तरीके का चार्ज लगेगा, धनायनिक चार्ज होता है। मेटल किस फॉर्म में होती है, इस पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बात आती है किसी मेटल पर पॉजिटिव चार्ज कैसे लाए, किसी नॉन मेटल पर ऋणायन और धनायन किस तरीके से होगा, उसकी अपन बात करेंगे। तो याद क्या रखना है आप लोगों को, दो समान आवेशों के बीच क्या लगता है, रिपल्सन लगता है, और दो विपरीत आवेशों के बीच क्या लगता है, आकर्षण लगेगा। देखना कैसे, दो समान आवेश, धनावेश धनावेश हो सकता है, ऋणावेश ऋणावेश हो सकता है, और विपरीत आवेश की अगर बात की जाए तो धनावेश और ऋणावेश। तो मैंने कहा दो समान आवेशों के बीच, ये दो समान आवेश, ये समान आवेश, इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। इनके बीच क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। और दो विपरीत आवेशों के बीच हमेशा ही क्या लगता है, अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इनके बीच आकर्षण से क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो मैंने कहा मेटल किस फॉर्म में होती है, धनायन फॉर्म में होती है। इसका मतलब अगर इस धनायन के साथ, इस मेटल के साथ अगर कोई धातु जुड़ेगी, इसका मतलब वो कैसी होगी, इस धनायन के साथ कोई अगर नॉन मेटल जुड़ेगी तो उस पर चार्ज कैसा होना चाहिए, ऋणायन होना चाहिए। क्योंकि मेटल खुद कैसी है, धनायनिक फॉर्म में है, और अधातु कैसी होगी, अगर
ऋणायनिक फॉर्म में होगी तो धनायन और ऋणायन के बीच क्या होगा, आकर्षण लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे और क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखना कैसे होगा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। सबसे पहले मेटल की बात की जाए तो कोई भी मेटल जिसको मैं कंसीडर कर रहा हूं M, इस मेटल में से अगर अपन एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दें, यहाँ से निकाल दें, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दें तो मेटल किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन निकला है इसका मतलब मेटल पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये मेटल किस फॉर्म में आ गई, अब धनायनिक फॉर्म में आ गई। ये मेटल किस फॉर्म में है, धनायनिक फॉर्म में है, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल दिया। तो किसी परमाणु में से, किसी गैसीय परमाणु में से, किसी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा। इसकी अपन ने बात कर ली थी, तो इसको मैं क्या कहूंगा, इस स्टेप के लिए ये क्या है, आयनन ऊर्जा। Ip का मतलब आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो किसी भी गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी विलकित गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अगर आवश्यक ऊर्जा कहलाती है वो क्या होगी, Ip। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो मेटल पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब मेटल के द्वारा अपन ने क्या बना लिया, धनायन तो बना लिया। अब अपने को क्या बनाना है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो धनायन और ऋणायन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, जिसके कारण आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब धनायन तो अपने पास आ गया। और अधातुओं की अगर बात की जाए तो नॉन मेटल का मतलब ऋणायन की अपन बात करने वाले हैं। इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, आपस में क्या होगी, अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर अब बात की जाए नॉन मेटल की, NM का मतलब क्या है, नॉन मेटल। अगर नॉन मेटल को क्या बनाना है, ऋणायन बनाना है। इसका मतलब अक्ष इस नॉन मेटल में अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इस नॉन मेटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए जो निकलने वाली ऊर्जा होती है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। इसके बारे में अपनी चर्चा कर ली थी। तो किसी नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EA। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया, EA। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, EA से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसकी बात कर ली थी। तो नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए निकलने वाली ऊर्जा कैसी होती है, नेगेटिव। और यहाँ पे आवश्यक ऊर्जा Ip कैसी होगी, पॉजिटिव। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इस नॉन मेटल पर ऐड कर देंगे तो नॉन मेटल पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा है, इसका मतलब कैसे, किस फॉर्म में आ गई है, नेगेटिव फॉर्म में आ गया। अब इन दोनों के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण लगेगा, जिसके कारण किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आयनिक बंध का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा, आयनिक बंध। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन किसके बीच होता है, जनरली जो लिया जाता है, किसी धातु और अधातु के बीच क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किस तरीके से होता है, धातु में हमेशा ही धनायन होती है, धनायनिक फॉर्म में। इसका मतलब किसी उदासीन गैसीय परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किस फॉर्म में बदल जाएगी, वो मेटल प्लस में बदल जाएगी। अधातु में अगर बात की जाए, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो किस में बदल जाएगी, ऋणायन में। इस धनायन और ऋणायन के बीच क्या होगा, आकर्षण लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के कारण किसका फॉर्मेशन होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नोट कर लो इसको। ये हो गई बात आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की। चलिए नेक्स्ट। अब जरूरी नहीं धातु और अधातु के बीच ही क्या हो, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। मैंने कहा जनरली का मतलब सामान्यतः, प्राय अपन जो काम में लेते हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जो होता है वो किसके बीच होता है, धातु और अधातु के बीच। कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जिसमें धातु और अधातु के बीच ना बनकर दो अधातुओं के बीच भी क्या होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये तो जनरली बात होगी कि धातु और अधातु के बीच जनरली जो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो धातु और अधातु के बीच होता है। लेकिन आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन दो अधातु ग्रुप के बीच भी हो सकता है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन दो अधातु समूहों के बीच भी
दो अधातु समूहों के बीच भी हो सकता है। तो इस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन दो नॉन मेटल ग्रुप्स के बीच भी हो सकता है। दो नॉन मेटल का मतलब क्या हुआ, कोई भी नॉन मेटल है, इस नॉन मेटल की अगर बात की जाए कितनी नॉन मेटल हैं, दो। एक तो किस फॉर्म में होगी, धनायनिक फॉर्म में, एक किस फॉर्म में होगी, ऋणायनिक। इन दोनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। अट्रैक्शन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब बात आती है वो कौन कौन से एग्जांपल हैं। जनरली जो अपने आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो धातु और अधातु के बीच होता है, लेकिन वो कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन दो अधातु समूहों के बीच होता है। एग्जाम्पल्स की अगर बात की जाए तो ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल जैसे अमोनियम की रिएक्शन, अगर अमोनियम की रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, इसे क्लोराइड एनायन के साथ करवा दूं। अगर इस अमोनियम की रिएक्शन किसके साथ करवा दूं, ब्रोमाइड के साथ करवा दूं, Br के साथ। अगर इसकी रिएक्शन NO3 माइनस किसके साथ है, NO3 माइनस। NO3 माइनस क्या होता है, नाइट्रेट होता है, और NO2 माइनस को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। दो तरीके के होते हैं, NO2 माइनस, एक होता है NO3 माइनस। ये तो क्या होता है, नाइट्रेट। ये क्या होता है, NO3 माइनस नाइट्रेट, और NO2 माइनस क्या होता है, नाइट्राइट। ये तो होता है नाइट्राइट, ये क्या होता है, नाइट्रेट। तो किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो देखना क्या बनेगा, NH4Cl, यहाँ पे क्या बनेगा, NH4Br, और यहाँ पे क्या बनेगा, NH4NO3। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम क्लोराइड। ये जो कंपाउंड्स बने हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये क्या है, दो अधातुओं के बीच जो अट्रैक्शन होने से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इनके बीच जो बॉन्ड होगा वो किस तरीके का होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, जो अधातुओं के बीच बनने से हुआ है। क्यों, क्योंकि क्लोरीन की अगर बात की जाए तो ये भी क्या है, नॉन मेटल। ब्रोमीन भी क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल का मतलब ब्रोमीन क्या होती है, अधातु होती है। अधातु का मतलब लिक्विड जो नॉन मेटल होती है वो ब्रोमीन होती है। नाइट्रेट इसमें भी क्या है, ये नॉन मेटल है, अधातु, ये भी अधातु। तो अधातुओं के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है आयनों के बीच, तो ये क्या होगा, दो अधातु समूहों के बीच भी क्या हो सकता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। मैंने इसको एग्जांपल से समझा दिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट। तो ये किसके, दो अधातु ग्रुप के बीच क्या हुआ है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। नोट कर लें। चलिए, ये तो बात होगी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा और कहाँ पे देखने को मिलेगा, इसकी बात कर ली। धातु और अधातु के बीच भी हो सकता है, और जनरली जो लिया जाता है काम में वो धातु और अधातु के बीच, लेकिन दो अधातुओं के बीच भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके अपन थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स या आयनिक बॉन्ड के बारे में इसकी थर्मोडायनेमिक्स अपन चेक करते हैं, किस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन, और प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। वो कौन कौन से स्टेप हैं जिसके द्वारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखना किसकी बात कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध की उष्मागतिकी। आयनिक बंध की उष्मागतिकी अपन चेक करेंगे कि किस तरीके से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके द्वारा आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। देखना, इसके लिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। इसको देखना, एग्जांपल
थर्मोडायनेमिक्स का मतलब ही क्या होता है, उष्मागतिकी। उसका उष्मागतिकी का मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो उसमें उष्मा की बात करेगा, हीट की बात करेगा। हीट का मतलब उस रिएक्शन के दौरान कितने वो स्टेप्स हैं जिसमें एनर्जी की बात हो रही है, हीट की बात हो रही है। तो किस तरीके से चेक की जाती है। डायनेमिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स के बारे में, उष्मागतिकी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है उष्मा की। उष्मा का मतलब किसी भी रिएक्शन के लिए उष्मा की बात की जाए तो किसी भी रिएक्शन की उष्मा किसके द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है, एंथैल्पी के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। एंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच। किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी या उष्मा को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा एच के द्वारा। डेल्टा एच पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इससे ये पता चल जाता है कि रिएक्शन में ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है या ऊर्जा का क्या हुआ है, यहाँ पे ऊर्जा को ग्रहण किया गया है। तो देखना, आयनिक बंध की उष्मागतिकी किसी थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, आयनिक कंपाउंड में होगा। किस तरीके से होगी, वो कौन कौन सी स्टेप हैं, उसको मैं सबसे पहले एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ। एग्जांपल देखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे सोडियम प्लस, सोडियम की बात कर रहा हूँ। सोडियम किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। इसके साथ क्लोरीन ने क्या किया, रिएक्ट किया। ये क्लोरीन किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में। ये क्या बनाएंगे, NaCl। NaCl का मतलब Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये एक तरीके का क्या है, आयनिक कंपाउंड बना दिया। क्या बना दिया, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। अगर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो किस तरीके से, वो कौन कौन सी स्टेप्स होंगी जिसके द्वारा आयनिक कंपाउंड्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये क्या कहलाती हैं, आयनिक बॉन्ड की थर्मोडायनेमिक्स कहलाती हैं। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब उसकी हीट या एनर्जी की बात कर रहा है। तो देखना कैसे NaCl बन रहा है। इस रिएक्शन की अगर उष्मा की बात की जाए तो किसके द्वारा रिप्रेजेंट होगी, एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब डेल्टा एच के द्वारा रिप्रेजेंट की जाएगी। इसको मैं, अगर आयनिक कंपाउंड का क्या है, फॉर्मेशन हो रहा है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, डेल्टा एच एफ। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, डेल्टा एच एफ। एफ का मतलब क्या है, फॉर्मेशन, एंड एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी या हीट। तो फॉर्मेशन हीट, ये क्या होगी, फॉर्मेशन हीट की बात कर रहा है। संभवन उष्मा की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, संभवन उष्मा। संभवन उष्मा का ही मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन हीट की बात कर रहा है। तो इस रिएक्शन के लिए वो कौन कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या एनर्जी जहाँ पे रिलीज होगी, उन सभी की एनर्जी का जो सम होता है वो क्या होता है, डेल्टा एच फॉर्मेशन। तो ओवरऑल जितनी भी इस रिएक्शन में जो भी एनर्जी आएगी उसका जो सम होगा वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, संभवन उष्मा या फॉर्मेशन हीट को रिप्रेजेंट करेगा। उसकी मैं बात करूंगा डिटेल में। तो देखना, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, धनायन और ऋणायन आपस में, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन लगेगा, क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। ये किस तरीके से बना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर बात की जाए आयनिक कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है, तो आयनिक कंपाउंड के लिए बोला जाता है गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन। इसका मतलब ये जो धनायन है और ये जो ऋणायन है, यहाँ पे इन दोनों में अगर जो बनेंगे इनकी स्टेट कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। NaCl का यहाँ पे क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 मोल सोडियम धनायन और 1 मोल क्लोरीन ऋणायन, ये दोनों की स्टेट कैसी है, गैसीय। तो 1 मोल गैसीय धनायन 1 मोल गैसीय ऋणायन आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोल NaCl का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है। तो बात आती है यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इस एग्जाम्पल में सोडियम सॉलिड और ये क्या है, हाफ Cl2 गैस। इसकी स्टेट कैसी है, गैस, लेकिन इस सोडियम की स्टेट कैसी है, सॉलिड। इसका मतलब इस सोडियम को सबसे पहले अपने को किस में कन्वर्ट करना होगा, गैस में, क्योंकि अपनी डेफिनेशन क्या बोली इसकी कि एक किसी गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन की बात की जाए तो ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन करेंगे। इसका मतलब इनकी स्टेट कैसी होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए। इसकी तो गैसीय फॉर्म में है लेकिन इसकी गैसीय फॉर्म में अपने को कन्वर्ट करनी होगी। तो सोडियम सॉलिड को जब सोडियम गैस में कन्वर्ट करूंगा, सोडियम गैस, इसकी स्टेट कैसी है, ये गैसीय स्टेट है, Na सोडियम, और गैसीय स्टेट में तो किसी सबस्टेंस की सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी कौन सी होती है, सब्लिमेशन एनर्जी। तो 1 मोल सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस जैसे सोडियम की बात कर रहा है तो किसी 1 मोल सब्सटेंस की सॉलिड स्टेट से उसकी गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन एनर्जी या उर्ध्वपातन ऊर्जा।
तो ये इसकी क्या हो गई, ऊर्ध्वाधर ऊर्जा हो गई। ऊर्जा की क्या हो रही है यहाँ पे आवश्यकता, क्योंकि सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में। इसका मतलब ऊर्ध्वाधर ऊर्जा कैसी होती है, हमेशा ही पॉजिटिव यहाँ पे होगी। तो 1 मोल सब्सटेंस की उसकी सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, सब्लिमेशन एनर्जी या ऊर्ध्वाधर ऊर्जा। सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखना अपने को क्या चाहिए, सोडियम धनायन। धनायन का मतलब धनायन और ऋणायन के बीच अट्रैक्शन से क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस सोडियम को सोडियम प्लस में अपने को कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अट्रैक्शन तभी इंक्लूड होगा और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो सोडियम प्लस में कब कन्वर्ट होगा, जब किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया जाए। अगर किसी विलगित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन कम करने पर आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है, आईपी। इसकी बात अपन ने की थी एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि किसी गैसीय विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन ऊर्जा कहलाती है। आवश्यक ऊर्जा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भी कैसी होती है, साइन में पॉजिटिव होगी। तो किसी गैसीय विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो अभी ये सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो क्या बनेगा, सोडियम प्लस गैस। इसमें कन्वर्ट हो गया सोडियम प्लस गैस, ये क्या बन गया, धनायन बन गया। अब बात करते हैं ऋणायन की। ऋणायन की अगर बात की जाए तो देखना यहाँ से इस रिएक्शन के लिए अगर अपने को क्या चाहिए, एक क्लोरीन चाहिए। यहाँ पे कितने दे रखे हैं, हाफ Cl2 दे रखे हैं। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएट करना पड़ेगा। इस Cl2 का मतलब क्लोरीन और क्लोरीन के बीच बॉन्ड डिसोसिएट करना पड़ेगा, जिसके कारण अपने को क्या होगा, Cl माइनस से अपने को फॉर्म कराना होगा। तो देखना बॉन्ड डिसोसिएशन, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करना है, इस मॉलिक्यूल को अपने को डिसोसिएट करना है इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कराने के लिए। तो देखना Cl और Cl के बीच बॉन्ड डिसोसिएट करना है, तो अपने पास क्या जाएगा, क्लोरीन गैस। इस बॉन्ड को फॉर्मेशन, इस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंध वियोजन ऊर्जा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बंध वियोजन ऊर्जा, जिसके मोल कितने हैं, हाफ। इसका मतलब ये जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो भी कितनी होगी, हाफ होगी। तो Cl और Cl के बीच बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे तो अपने पास क्या मिल जाएगा, क्लोरीन गैस ये फॉर्म में आ जाएगी। अभी कितने दे रखे थे, Cl2 दे रखा था। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो किस तरीके की होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या बोला जाता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। हाफ मोल थे तो अपने कितना मोल काम में ले लिया इसका, हाफ। तो ये क्या हो गया, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो क्या बन गया अपने पास, क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस किसमें कन्वर्ट करना है, Cl माइनस, तभी तो इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखना क्लोरीन को किसमें कन्वर्ट करना है, Cl माइनस गैस में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पर क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे देखना किसी गैसीय विलगित परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EA। ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EA। तो किसी गैसीय विलगित परमाणु में यहाँ पे तो क्या कर रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। अब देखना निकलने वाली ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, ये कैसी होती है, साइन में नेगेटिव होगी। तो क्या बन जाएगा, Cl किसी विलगित गैसीय परमाणु पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो Cl पर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा और ये किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में ही रहेगी। ये क्या बन गया, ऋणायन। ये धनायन, ये ऋणायन। इन दोनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड बन जाएगा। अब देखना आयनिक कंपाउंड कैसे बनेगा। मैंने कहा गैसीय धनायन, ये किस फॉर्म में है, गैसीय, ये भी किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म। इसका मतलब दोनों की स्टेट कैसी है, सेम है। दोनों की स्टेट सेम होने की वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर क्या बनाएंगे, 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन करेंगे। ये क्या है, 1 मोल आयनिक ठोस, 1 मोल आयनिक ठोस। तो गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर जब 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं उसको क्या बोला जाता है, जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी। इसका मतलब गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर यहाँ पे जो बनाएंगे 1 मोल आयनिक ठोस, उसको क्या बोला जाता है, जालक ऊर्जा। जब ये इस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन होगा, तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। रिलीज एनर्जी का मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। इसको क्या बोला जाता है, लेटिस एनर्जी, Le। तो लेटिस एनर्जी क्या होगी,
गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर जब एक मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ऊर्जा का उत्सर्जन होने का मतलब नेगेटिव साइन, इसको क्या बोला जाता है, चालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी। तो ये वो सारी स्टेप्स हैं जिसके द्वारा किसी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है। अपने आयनिक कंपाउंड किसका एग्जांपल दिया है, NaCl का एग्जांपल। किस तरीके से NaCl बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा, वो कौन कौन सी प्रोसेस हैं, इनके द्वारा मैंने इसको समझाया। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। अब अगर बात की जाए इसे डेल्टा HF संभवन उष्मा की, ये डेल्टा HF क्या है, इससे आयनिक कंपाउंड के बनने के दौरान जितने भी स्टेप्स की एनर्जी है, इस एनर्जी की क्या होती है, सम के इक्वल होती है, उसकी मैं बात करूंगा। सबसे पहले आप इसको नोट करें। चलिए अब अगर बात की जाए किसकी, इसे डेल्टा HF की, किसकी बात कर रहा हूं, डेल्टा HF। देखना किस तरीके से डेल्टा HF निकाला जाता है, संभवन उष्मा का मान किस तरीके से निकाला जाएगा इस रिएक्शन के लिए। देखिएगा, एक साइंटिस्ट था हेस, साइंटिस्ट कौन सा था, हेस। हेस के अकॉर्डिंग इसने किसको डिफाइन किया था, इससे डेल्टा H या एंथैल्पी को डिफाइंड किया था। किसी रिएक्शन के लिए डेल्टा H की अगर बात की जाए तो अगर यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, किस तरीके से, वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, किस किस एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है, किस किस एनर्जी की यहाँ पे क्या हो रहा है, इमिशन हो रहा है, रिलीज हो रही है, उन सभी एनर्जी, जो भी एनर्जी काम में आ रही है इसके फॉर्मेशन के दौरान, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान जो भी एनर्जी है, इन सभी एनर्जी के क्या होती है, सम के इक्वल होता है क्या, डेल्टा H फॉर्मेशन। इसका मतलब इस आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान जो भी स्टेप्स हैं, इन सभी की एनर्जी क्या होती है, इन सभी की एनर्जी सम के इक्वल क्या होता है, डेल्टा HF होता है। तो इसने क्या समझाया, इस हेस साइंटिस्ट ने डेल्टा H फॉर्मेशन हीट के बारे में बताया। इस रिएक्शन के लिए जिस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, वो किस तरीके से बना होगा, वो सभी एनर्जी, जो भी एनर्जी इसके बनने के दौरान काम में आ रही हैं, उन सभी एनर्जी के सम के क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डेल्टा H फॉर्मेशन संभवन उष्मा। तो स्टेप्स कौन कौन सी है, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान वो कौन कौन से स्टेप्स हैं, वो उनके दौरान जो एनर्जी है, एनर्जी एक तो कौन सी है, सब्लिमेशन एनर्जी। इसके बाद अगर बात की जाए तो आयनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने कहा इन सभी ऊर्जाओं के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। किसने बताया था, साइंटिस्ट हेस ने बताया था। आयनन ऊर्जा हो गई। उसके बाद हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो गई, बंद वियोजन ऊर्जा, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, प्लस क्लोरीन से क्लोरीन माइनस बनाते हैं तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EA, इसके सम के इक्वल हो गई। सभी तरीके की आ गई। और एक ये बच गई, गैसीय धनायन मिलकर क्या बनाते हैं, एक मोल आयनिक ठोस बनाते हैं, लेटिस एनर्जी प्लस लेटिस एनर्जी के सम के क्या होती है, इक्वल होती है लेटिस एनर्जी। तो ये किसने बताया था, हेस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि ये जो फॉर्मेशन हीट होती है, फॉर्मेशन हीट संभवन उष्मा, ये इसी आयनिक कंपाउंड के बनने के दौरान जो भी स्टेप्स आई हैं उनमें जितने भी एनर्जी होती है, सभी एनर्जी की क्या होती है, सम के इक्वल होगी। सभी का सम का मतलब क्या है, यहाँ पे जोड़। सम का मतलब क्या है, सभी का जोड़। इन सभी एनर्जी के जोड़ के इक्वल होती है ये फॉर्मेशन हीट। और यहाँ पे जो सभी एनर्जी हैं इनको विद साइन रखा जाता है। यहाँ पे जो भी ये एनर्जी हैं, इन सभी एनर्जी को अगर क्वेश्चन पूछ लेता है फॉर्मेशन हीट निकालनी है तो इनको अगर वैल्यू रखनी है तो विद साइन रखनी है। किसी भी क्वेश्चन में इनकी वैल्यू रखनी है तो विद साइन रखेंगे। साइन के साथ रखेंगे। साइन का मतलब क्या है, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कैसी होगी, पॉजिटिव। आयनन ऊर्जा कैसी होगी, पॉजिटिव। हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा का मतलब ये हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कैसी है, पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव होगी और लेटिस एनर्जी का साइन कैसा होगा, नेगेटिव। इसका मतलब इनको विद साइन किसी भी क्वेश्चन में अपने को रखना है, तो नोट कर लें इसको। चलिए ये तो बात हो गई किसी आयनिक कंपाउंड की अगर बात की जाए किस तरीके से उसका फॉर्मेशन होगा, उसके लिए कौन कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उनको लिखने का तरीका कैसे होगा,
मैंने छोटे से एग्जाम्पल से समझाया। तो आयनिक ठोस का निर्माण कैसे होता है, अपने को सबसे पहले जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मोल गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर क्या बनाते हैं, 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे करेंगे, वो कौन कौन सी एनर्जी है, उन सभी का योग किसने बताया था, हेस नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। सभी का सम जो होता है वो फॉर्मेशन हीट के क्या होता है, इक्वल होता है। अब बात आती है आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान इनकी शर्त क्या है कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो। आयनिक बंध के निर्माण के दौरान वो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी, क्या शर्तें हैं कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, और अगर फॉर्मेशन हो गया तो वो उसको क्या होना चाहिए, स्टेबल भी होना चाहिए। तो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन की शर्त क्या है और उसके बनने के दौरान उसकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, उसकी बात करने वाले हैं। तो अपनी हेडिंग क्या होगी, आयनिक बंध के निर्माण की, आयनिक बंध बोल दो, आयनिक यौगिक बोल दो, आयनिक यौगिक के निर्माण की, आयनिक यौगिक के निर्माण की शर्त, आयनिक यौगिक के निर्माण की शर्त, कंडीशंस कौन सी होगी जिसके दौरान आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। अगर फॉर्मेशन हो गया तो उसकी स्टेबिलिटी भी अपन चेक करेंगे कि स्टेबल है या नहीं है। तो वो कौन कौन सी कंडीशन है, सबसे फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं। आयनिक यौगिक के निर्माण की शर्त के लिए क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले देखना उत्सर्जित ऊर्जा, सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, उत्सर्जित ऊर्जा। उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए अवशोषण ऊर्जा से। सबसे पहले कंडीशन क्या है, अगर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करवाना हो या आयनिक यौगिक का निर्माण करना हो तो उत्सर्जित ऊर्जा, इसका मतलब जो रिलीज्ड एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए। जब भी आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए अवशोषण ऊर्जा से। तो ज्यादा कब होगी, जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आएगी। उत्सर्जित ऊर्जा का मतलब साइन कैसा, नेगेटिव, और अवशोषण ऊर्जा का मतलब पॉजिटिव। तो कोई भी एनर्जी जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, नेगेटिव होने का मतलब उत्सर्जित ऊर्जा उतनी ही ज्यादा होगी। उत्सर्जित होने का मतलब क्या हुआ, वहां पे किसी रिएक्शन के लिए अगर उत्सर्जित ऊर्जा जितनी ज्यादा होगी, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब जितनी ज्यादा उत्सर्जित ऊर्जा हो उस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए अवशोषण ऊर्जा से। सेकेंड कंडीशन क्या है देखना, सेकंड कंडीशन है डेल्टा एच फॉर्मेशन। अभी अपने बात किया आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए डेल्टा एच फॉर्मेशन हीट की बात कर रहे थे। ये कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब फॉर्मेशन हीट अगर नेगेटिव है, नेगेटिव होने का मतलब उत्सर्जित ऊर्जा, इसका मीनिंग किससे लिया जाएगा, नेगेटिव होने का मतलब है वो ऊर्जा क्या है, उत्सर्जित हो रही है। जितनी ज्यादा ऊर्जा उत्सर्जित होगी किसी रिएक्शन के लिए, जो फॉर्मेशन हीट अगर नेगेटिव है, उत्सर्जित ऊर्जा है, इसका मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसका मतलब वो क्या है, स्टेबल बन रहा है, स्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर डेल्टा एच फॉर्मेशन पॉजिटिव आ गया, डेल्टा एच फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन हीट की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव आने का मतलब अवशोषित ऊर्जा ज्यादा है, इसका मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी क्या है, कम है। तो नेगेटिव आने का मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा है और पॉजिटिव आने का मतलब स्टेबिलिटी कम है। तो अपने बात क्या आयनिक यौगिकों निर्माण की शर्त क्या है, उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा होगी तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, या फिर मैं कह सकता हूँ कंपेरेटिवली स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और अगर डेल्टा एच फॉर्मेशन हीट नेगेटिव है तो भी क्या होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दोनों कंडीशन में स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, किसी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए दो कंडीशंस होती हैं, उत्सर्जित ऊर्जा नेगेटिव, इसका मतलब उत्सर्जित ऊर्जा कैसे, नेगेटिव ज्यादा होनी चाहिए, किससे, अवशोषण ऊर्जा से। सेकंड क्या है, फॉर्मेशन हीट की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। अब बात आती है ये जो फॉर्मेशन हीट है ये नेगेटिव कैसे आएगी। अभी अपन ने पढ़ा किसी रिएक्शन, मैंने सिंपल एग्जांपल लिया था। एग्जांपल क्या था अपना, सोडियम प्लस गैसीय फॉर्म प्लस क्लोरीन माइनस गैसीय फॉर्म कन्वर्ट होकर क्या बना रहे थे, NaCl आयनिक ठोस। NaCl क्या बना रहे थे, आयनिक ठोस। इसके दौरान जो फॉर्मेशन हीट होती है डेल्टा HF किसके इक्वल थी, एक तो हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस सब्लिमेशन एनर्जी
प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी EA प्लस लेटिस एनर्जी, इस सभी के क्या थी, इक्वल थी। अभी जो अपने सिंपल एग्जांपल पढ़ा, इसका मतलब कि आपने वो क्या करना है, अगर इस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन या इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो डेल्टा H फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। ये किस इसका साइन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मैंने कहा इस आयनिक ठोस की स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए, इसका फॉर्मेशन करने के लिए कंडीशन क्या है, फॉर्मेशन हीट नेगेटिव होना चाहिए। ये नेगेटिव कब होगा, ये डेल्टा H फॉर्मेशन हीट नेगेटिव कब आ सकती है, देखना ध्यान से देखना। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। आयनन ऊर्जा का साइन भी कैसा होता है, क्योंकि आवश्यक ऊर्जा होती है पॉजिटिव। सब्लिमेशन एनर्जी का मतलब क्या है, पॉजिटिव, आवश्यक ऊर्जा होती है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब निकलने वाली ऊर्जा नेगेटिव। लेटिस एनर्जी का मतलब निकलने वाली ऊर्जा नेगेटिव। तो देखना यहाँ पे कंपैरेटिवली अगर इसको अपने क्या कैसा साइन चाहिए, नेगेटिव। ये नेगेटिव कब आ सकता है, देखिएगा अगर इनकी सभी की वैल्यू क्या हो, कम हो। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो, कम। आयनन ऊर्जा क्या हो, कम। सब्लिमेशन एनर्जी भी क्या हो, कम। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो, ज्यादा। लेटिस एनर्जी क्या हो, ज्यादा। लेटिस एनर्जी ज्यादा होने का मतलब क्या है, नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव का मतलब उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा क्या हो, ज्यादा। अगर ये कंडीशन है, ये कम, ये भी कम, ये भी कम, और ये दोनों क्या है, ज्यादा। अगर ये कंडीशन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये पॉजिटिव वैल्यू कम है, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे, पॉजिटिव वैल्यू कम हो, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा हो, इसका मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो फॉर्मेशन हीट यहाँ पे कैसी आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव आने का मतलब है ये जो NaCl आयनिक कंपाउंड है, कोई भी आयनिक कंपाउंड, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो कंडीशन क्या हो गई, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होनी चाहिए, आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, सब्लिमेशन एनर्जी ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, और लेटिस एनर्जी ज्यादा ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो कंडीशन हो गई आयनिक बंध के निर्माण के कौन कौन सी कंडीशन है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जल्दी समझ में आ रहा होगा, नोट करें इसको। तो मैंने कहा ये सभी की वैल्यू कम होनी चाहिए, इन दोनों की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन स्टेटमेंट एक और भी बोला जाता है कि आईपी की वैल्यू, मैंने कहा आयनन ऊर्जा क्या होनी चाहिए, कम। आयनन ऊर्जा अगर ज्यादा होगी, देखना इन दोनों की कंपैरेटिवली बात कर रहा हूँ, आईपी एंड EA, आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इन दोनों की कंपैरेटिवली बात की जाए तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे आईपी कम है, EA क्या है, ज्यादा। अगर इसका रिवर्स बोल दूं कि आईपी तो क्या हो, ज्यादा हो, आईपी ज्यादा हो, और EA क्या हो, कम हो, EA क्या हो, कम हो। अगर ये इसका रिवर्स बोल दूं मैं, तो भी क्या होगा, यहाँ पे स्टेबल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है, स्टेबल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। मैंने क्या कहा, देखना, मैंने कहा किसी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी या उसके फॉर्मेशन के लिए जो उसकी शर्तें होती हैं क्या है, डेल्टा H फॉर्मेशन कैसा, नेगेटिव। नेगेटिव कब आएगा, जब ये तीनों एनर्जी कम, पॉजिटिव हो, और कैसी हो, कम हो, और ये दोनों कैसी हो, नेगेटिव में हो और ज्यादा हो। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा, इस वैल्यू नेगेटिव की वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ पे ओवरऑल साइन कैसा बचेगा, नेगेटिव बचेगा। लेकिन इस आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों की बात कंपैरेटिवली कर ली जाए तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने कहा आयनन ऊर्जा कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। इसका रिवर्स अगर बोल दूं तो क्या होगा, आईपी ज्यादा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम। तो भी क्या हो सकता है, आयनिक जो कंपाउंड बनेगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन बनेगा, वो क्या हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, देखना, मैंने कहा या तो आईपी ज्यादा हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इसके दौरान भी क्या हो सकता है, किसी आयनिक कंपाउंड या आयनिक बंध का फॉर्मेशन स्टेबल होगा, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा जो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आयनिक बंध का फॉर्मेशन जब भी होता है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन जब भी होता है, लेटिस एनर्जी क्या होती है, मेन फैक्टर होती है। लेटिस एनर्जी क्या होती है, मेन फैक्टर। ये क्या है, मेन फैक्टर होती है, मुख्य कारक।
ये क्या होती है, मुख्य कारक होती है। तो आयनिक बंध के निर्माण के दौरान मुख्य जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, लेटिस एनर्जी होती है। गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर 1 मोल आयनिक ठोस का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसका मतलब लेटिस एनर्जी क्या है, एक मेन फैक्टर होती है। मेन फैक्टर का मतलब इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा होगी, उत्सर्जित ऊर्जा ज्यादा से ज्यादा मतलब नेगेटिव साइन। तो ये जो नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो आयनिक ठोसों के लिए काम में बोला जाता है, आयनिक यौगिकों के लिए बोला जाता है कि आयनिक यौगिकों का जब भी फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे जो एनर्जी, सभी एनर्जी में मेन फैक्टर कौन सा है, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी ज्यादा है या मैं कह दूं आयनन ऊर्जा कम हो या ज्यादा हो, आईपी कम हो या ज्यादा हो और ये दोनों एनर्जी क्या हो, कम हो, तब क्या होगा, एक आयनिक यौगिक का निर्माण होगा, आयनिक बंध का निर्माण होगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी अगर स्टेटमेंट इस तरीके से आ जाता है कि अगर आईपी को ज्यादा कर दूं या इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी को कम कर दिया जाए तो क्या स्टेबल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ये अपना स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। और इसका कारण क्या बताना है कि लेटिस एनर्जी क्या होती है, आयनिक यौगिकों के निर्माण के दौरान मुख्य फैक्टर होती है, मेन फैक्टर होती है, मुख्य कारक होगी जिसके कारण इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ये नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तो सभी एनर्जी को, ये एनर्जी सभी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये सबसे ज्यादा मेन फैक्टर है। इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इन सभी को क्या बना देगी, नेगेटिव। इसका मतलब फॉर्मेशन हीट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो फॉर्मेशन हीट अगर नेगेटिव है इसका मतलब वहां पे उस आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी क्या है, उतनी ही ज्यादा है। तो नोट कर ले इसको। चलिए इन सभी के रिगार्डिंग क्वेश्चन की बात कर लेता हूं मैं, छोटा सा क्वेश्चन इन सभी के लिए। आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्वेश्चन पर चलते हैं। अपना जो बेसिक था वो कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं क्वेश्चन पर। छोटा सा क्वेश्चन जिसमें आप लोगों को मैं दे रहा हूँ एक छोटा सा, आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के दौरान आप लोगों को बतानी है फॉर्मेशन हीट कितनी आएगी, वैल्यू कितनी आती है फॉर्मेशन हीट की, वो आप लोगों को चेक करके बताना है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड के समभवन ऊष्मा बताओ। मैग्नीशियम ऑक्साइड की समभवन ऊष्मा बताओ कितनी होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड की समभवन ऊष्मा, समभवन ऊष्मा का मतलब क्या है, डेल्टा एच फॉर्मेशन। आप लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, डेल्टा एच फॉर्मेशन कैलकुलेट करनी है। क्या दिया गया है देखिएगा। सबसे पहले बात की जाए मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम के लिए क्या दिया गया है, एक तो सब्लिमेशन एनर्जी दी गई है, SE का मतलब क्या है, सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी कितनी दी गई है, 10 जूल। सब्लिमेशन एनर्जी दी गई है 10 जूल। आयनाइजेशन पोटेंशियल IP फर्स्ट, IP फर्स्ट दिया गया है 20 जूल। IP सेकेंड, आयनाइजेशन पोटेंशियल सेकेंड कितना दिया गया है, 30 जूल। इसी तरीके से ऑक्सीजन के लिए, इससे ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ऑक्सीजन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE का मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दी गई है, 20 जूल। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दी गई है, 20 जूल। और इसके लिए इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी EA फर्स्ट और EA सेकेंड, EA फर्स्ट एंड EA सेकेंड। इस ऑक्सीजन के लिए EA फर्स्ट और EA सेकेंड कितनी दी गई है, -110 जूल और ये है +120 जूल। अब ये फर्स्ट नेगेटिव क्यों और ये सेकंड पॉजिटिव क्यों, आप लोगों को बताया था कि विलिखित गैसीय परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी उदासीन परमाणु में जोड़ा जाता है तो ऊर्जा क्या होती है, रिलीज होती है। ऊर्जा रिलीज होगी इसका मतलब साइन कैसा आएगा, नेगेटिव। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, एक नेगेटिव में एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो क्या होता है, ऊर्जा का वहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन्स की अगर बात की जाए तो ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो पॉजिटिव साइन आएगा। इसकी अपने बात कर ली थी इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में, कंप्लीट डिटेल में अपने इसको पढ़ लिया था। ये फर्स्ट नेगेटिव और ये सेकंड, ये सेकंड हो, ये थर्ड हो, ये फोर्थ। इसका मतलब ये फर्स्ट के अलावा जितनी भी इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी ये होंगी वो सारी पॉजिटिव होगी। जो फर्स्ट ये है वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी।
और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए लेटिस एनर्जी क्या दे रखी है, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी दे रखी है -390 जूल, -390 जूल। तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है डेल्टा एच फॉर्मेशन हीट कैलकुलेट करनी है। तो कैसे होगी कैलकुलेट, देखना। मैंने कहा किसी भी रिएक्शन के लिए अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, देखना। जैसे किसकी बात कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट होगी देखना। किस तरीके से बना होगा, मैग्नीशियम सॉलिड प्लस हाफ O2 ने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फॉर्मेशन हीट अपने को कैलकुलेट करना है। मैग्नीशियम सॉलिड हाफ O2 किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, एक गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन। इसका मतलब ये धनायनिक ये फॉर्म, ये ऋणायनिक फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नीशियम पर कैसा चार्ज, +2, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज। इसका मतलब मैग्नीशियम को +2 चार्ज की फॉर्म में लाना है और इसको गैसीय फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। सॉलिड से गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, देखना। मैग्नीशियम सॉलिड को जब मैग्नीशियम गैसीय फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होती है एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी। इस गैसीय फॉर्म में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो Mg+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो मैग्नीशियम +2 चार्ज होगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो किसी गैसीय विलगित परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल Ip फर्स्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो Ip सेकेंड। इसी तरीके से ये किस फॉर्म में आ गया, धनायनिक फॉर्म में आ गया, मैग्नीशियम +2। और किस फॉर्म में है, गैसीय फॉर्म में। ये अपनी बात होगी धनायन की। ऋणायन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच क्या है, बॉन्ड है। इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी जो होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE। और ये हाफ मोल है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कैसी होगी, हाफ होगी। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में आ जाएगा। इस ऑक्सीजन गैसीय फॉर्म में जो ऑक्सीजन है, इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, पहले एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो किस फॉर्म में आएगा, वो माइनस की फॉर्म में। एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, किस फॉर्म में आएगा, ऑक्सीजन -2 की फॉर्म में आ जाएगा। गैसीय ये क्या हो गया, एनायन। धनायन और ऋणायन मिलकर क्या बना लेंगे, आयनिक यौगिक बना लेंगे। तो देखना, इस ऑक्सीजन में पहले एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, इसका मतलब ये कैसी होगी, फर्स्ट। दूसरा इलेक्ट्रॉन जोड़ा तो ये कैसी, सेकंड। ये फर्स्ट और ये सेकंड। और गैसीय धनायन और गैसीय ऋणायन मिलकर आयनिक, 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। इसको क्या बोला जाता है, लेटिस एनर्जी। लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा। अब इन सभी की डेल्टा एच फॉर्मेशन की अगर बात की जाए, डेल्टा एच फॉर्मेशन का मतलब फॉर्मेशन हीट की बात करनी है तो कैसे कैलकुलेट होगी, देखना। डेल्टा एच फॉर्मेशन, मैंने कहा आयनिक ठोस का अगर निर्माण हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, किन किन स्टेप के थ्रू हो रहा है, इन सभी एनर्जी का क्या होता है, सम के इक्वल होगा। किसके अकॉर्डिंग, हेस के अकॉर्डिंग। हेस ने बताया कि ये जो फॉर्मेशन हीट है ये सभी उन सभी स्टेप्स के इक्वल होगी। सभी स्टेप की एनर्जी की क्या होती है, सम के इक्वल होती है। तो कौन कौन सी एनर्जी काम में आ रही है, देखना। एक तो सब्लिमेशन एनर्जी, Ip फर्स्ट, Ip सेकेंड प्लस हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, Ea फर्स्ट प्लस Ea सेकेंड प्लस लेटिस एनर्जी। इन सभी एनर्जी की क्या होती है, इक्वल होती है क्या, फॉर्मेशन हीट। इस रिएक्शन की फॉर्मेशन हीट या संभवन उष्मा इन सभी ऊर्जाओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें जो वैल्यू दे रखी है अपने को क्वेश्चन में, इसमें सभी की वैल्यू रख देंगे। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, फॉर्मेशन हीट होगी। फॉर्मेशन हीट का मतलब क्या हो गया, संभवन उष्मा की वैल्यू अपने पास से आ जाएगी। तो देखना कैसे, मैंने कहा इनकी जब भी वैल्यू रखी जाती है, सभी एनर्जी की वैल्यू विद साइन रखी जाती है। इसकी बात मैंने की थी, इन सभी की वैल्यू विद साइन रखेंगे। विद साइन का मतलब क्या हुआ, देखना। सब्लिमेशन एनर्जी कितनी दे रखी है, 10 जूल। सब्लिमेशन एनर्जी कितनी दे रखी है, 10 जूल दे रखी है। तो इसमें वैल्यू रख दे हैं 10 जूल, सब्लिमेशन एनर्जी 10। Ip फर्स्ट 20 जूल, Ip सेकेंड 30 जूल,
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी दे रखी है, 20 जूल दे रखी है। कितनी दे रखी है, 20 जूल। लेकिन अपन क्या करेंगे, फॉर्मूले में क्या है, हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी, 20, तो हाफ इंटू क्या हो जाएगा 20 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ई फर्स्ट कितनी दे रखी है, -110 जूल। -110 का मतलब विद साइन रखेंगे, विद साइन का मतलब -110। ई सेकंड विद साइन +120 लेटिस एनर्जी कितनी दे रखी है, ये लेटिस एनर्जी -390 जूल। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेना आप लोग। कैसे, ये कितनी हो जाएगी 10 एंड मैं कैलकुलेट करवा देता हूँ आप लोगों को, देखना ये कितना हो गया, 30 20 50 50 60 60 70 माइनस ये कितना बच गया 10, ये कितना हो गया 10 बच गया, प्लस का 10 एंड ये कितना -390 जूल। तो यहाँ पे डेल्टा एच फॉर्मेशन कितना आ जाएगा, 80 - 390 कितना बच गया, माइनस का 310 जूल अपना आंसर हो गया। तो अपना आंसर कितना आ गया, -310 जूल। ये क्या हो गई, फॉर्मेशन हीट होगी। इस तरीके से टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी आयनिक कंपाउंड दे देगा, इसकी संभव अनुष्मा का मतलब है फॉर्मेशन हीट। इसके फॉर्मेशन के दौरान जो जो स्टेप आते हैं उन सभी ऊर्जाओं के सम के क्या आती है, फॉर्मेशन हीट इक्वल आती है। किसके अकॉर्डिंग है, से साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन की शर्तें क्या होती हैं, आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दौरान उसकी स्टेबिलिटी कम है या ज्यादा है, किसके द्वारा, वो कौन कौन सी शर्तें हैं, उसके बारे में मैंने बात की, एग्जाम्पल से समझा दिया। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं उसकी भी अपने बातें कर ली, इसको नोट कर लें। तो ये अपना जो अपने बात की टाइप ऑफ बॉन्ड, अपना जो आज का हेडिंग था, टाइप ऑफ बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड वीक बॉन्ड। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अपने बात कर ली, आयनिक बॉन्ड की अपने बात कंप्लीटली कर ली है। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को इजीली समझ में आया होगा। इसमें किसी भी तरीके की आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। इसके आगे का कंटेंट का मतलब इसके आगे के जो भी बॉन्ड होंगे उसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको इसमें किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आई और आपको अगर ये लेक्चर बच्चों आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर बच्चों, थैंक यू।